I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is Abhishek, GS faculty at Balnoi. Today we are going to cover CDS PYQ of 2024 of Indian Polity. आज हम CDS के PYQ कवर करेंगे 2024 के Indian Polity के. Let's start. So we are going to cover PYQ of CDS written examination of Indian Polity 2024 and it is the first paper that was conducted on April में जो हुआ था. So here we go with our first question. So it defines basically the question says consider the following statement. क्या बोल रहा है? ये बात कर रहा है under the part 3 of Constitution of India, individual can enforce the right guaranteed by this part when they are violated by action of the government authority. तो प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली. ये पार्ट 3 की बात कर रहा है. पार्ट 3 हमारा किसके अंदर आता है? पार्ट 3 बेसिकली टॉक्स अबाउट व्हाट? फंडामेंटल राइट्स. ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है पार्ट 3 में. फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है. पार्ट 3 हमारे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं. किस आर्टिकल में बात किया जाता है? फ्रॉम आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड दे आर जस्टिसेबल इन नेचर. अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो पर्सन कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड पर्सन कैन गो टू हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 2 to 6 इफ देयर इज एनी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो ये बोल रहा है क्वेश्चन को पढ़ें कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंडिविजुअल कैन एनफोर्स द राइट गारंटेड बाय व्हेन दे आर वायलेटेड बाय द एक्शन ऑफ अथॉरिटी. ये तभी वायलेट होंगे जब कोई गवर्नमेंट एक्शन लेगा. पहला स्टेटमेंट. And under part 3, the Constitution of India, what individual can enforce the right guaranteed by this part when they are violated by not only by the action of government but also by inaction. मतलब या तो ये बोल रहा है या तो ये तब वायलेट किए जाएंगे जब गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी अथॉरिटी, या तो तब वायलेट करेंगे कि गवर्नमेंट कोई एक्शन ले ही नहीं रही है, काम ही नहीं कर रही है फंडामेंटल राइट में. तो किसके लिए ये एप्लीकेबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ेंगे, आंसर अपने आप आएगा. मैंने क्या बोला? फंडामेंटल राइट जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, जिसमें हमारे राइट टू इक्वलिटी की बात करता है. आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. आर्टिकल 16 बात करता है दैट प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है. तो बहुत सारे राइट्स की बात की जाती है. ये तब वायलेट किए जाएंगे जब गवर्नमेंट कोई एक्शन ना भी ले और गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन, दैट इज दैट एक्शन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एनी इनएक्शन. तो हियर द बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट. तो ये चीज का आप लोग याद रखना, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगे. सो दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर हियर. सो क्वेश्चन नंबर 18 बात कर रहा हूं मैं, सेट ए है. व्हाट आई एम डिस्कसिंग द सेट ए ऑफ सीडीएस ऑफ 2024 फर्स्ट पेपर. सेट ए देख रहा हूं मैं और इसका आंसर सी है. इस बात का आप लोग याद रखना. तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यही बताया कि पार्ट 3 की बात की जा रही है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है. बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको रीड करते अपने आप आंसर निकलता आपका. नेक्स्ट बात करते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हियर द फर्स्ट स्टेटमेंट, द इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, दैट इज ICCPR, provide that everyone shall have right to recognition everywhere as a person before the law. इसमें क्या बोल रहा है? जो ICCPR है, that is इंटरनेशनल कन्वीनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, इनका काम है लोगों को इक्वल राइट प्रोवाइड कराना. ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ये वेलफेयर ओरिएंटेड राइट की बात करते हैं, ये लिबर्टी की बात करते हैं, ये इक्वालिटी की बात करते हैं. तो ये क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि एवरीवन शैल हैज राइट टू रिकॉग्नाइजेशन एवरीवेयर एज अ पर्सन बिफोर लॉ. बिल्कुल सही बात है. द स्टेटमेंट दिस इज गिविंग द पॉजिटिव कैनोटेशन. याद रखना, यूपीएससी के पेपर में अगर आपको पॉजिटिव कैनोटेशन दिया जा रहा है, पॉजिटिव चीजें बताई जा रही हैं, वो स्टेटमेंट संभावित है कि वो सही है. सेकेंड बोला जा रहा है, ऑल्दो इंडिया अग्रीज इन प्रिंसिपल व्हेन विद द एथोस ऑफ ICCPR बट इट इज नॉट रेटिफाइड येट. मतलब इंडिया अग्री तो करता है बट इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है. ऐसा गलत है. हम ये सब आइडियाज को प्रमोट करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया है और हम बिल्कुल इसको रेटिफाई भी किया है हमने.
and we are the part of it, international convenient of civil and political rights. So here the only one statement is correct, that is option 1. तो इस चीज का आप लोग याद रखना. क्वेश्चन आप पढ़िए, इट इज नॉट येट रेटिफाइड. यहीं पर गेम खेल दिया यूपीएससी ने. आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो और क्वेश्चन में ही आंसर छुपे हुए. क्या बोला, मतलब इंडिया अग्री तो करता है लेकिन इंडिया ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया. ये कैसा स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट. इट इज गिविंग यू सम व्हाट नेगेटिव इंफॉर्मेशन कि मतलब वी अग्रीड फॉर व्हाट ICCPR इज सेइंग, बट वी हैव नॉट व्हाट फुल्ली रेटिफाइड इट. द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. वी फुल्ली रेटिफाइड इट. दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट बात करते हैं. सो हियर द क्वेश्चंस केम, which of the following statement with respect to right of legal aid are correct. तो ये किससे क्वेश्चन पूछा गया है, पहले आप ये समझें. लीगल एड की बात की जा रही है, ये हमारे डीपीएसपी में भी बात की गई है. डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये किस पार्ट में आते हैं, ये पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है. पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है. किस आर्टिकल से आता है, इट्स कवर फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51. ये आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक हमको डील करते हैं. इट कवर फ्रॉम आर्टिकल 51 तक ये कवर करते हैं. डीपीएसपी हमने बोरो कहां से किए, वी हैव बोरोड डीपीएसपी फ्रॉम वेयर, फ्रॉम आयरलैंड. और हमने आयरलैंड से बोरो की, और आयरलैंड ने कहां से बोरो की, आयरलैंड ने स्पेन से बोरो की. तो ये क्या बोल रहा है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन अंडर डीपीएसपी, देखो डीपीएसपी की बात कर रहा है, फ्री लीगल एड, वही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. तो ये बात कर रहा है किस आर्टिकल में बात करता है, इतना आप लोग याद रखना. ये जो फ्री लीगल एड की बात कर रहा है, ये आर्टिकल 39A पार्ट में बात कर रहा है, प्रोवाइडिंग फ्री एंड लीगल एड. सो द स्टेटमेंट इज करेक्ट. क्या बोल रहा है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिवन अंडर the directive principle of state policy, the statement is correct. Second statement बोलता है, it's a duty of the police to inform the nearest legal aid committee immediately after the arrest of person. बिल्कुल सही बात है. ये कर्तव्य बनता है पुलिस का कि आपके अरेस्ट करने के बाद आप नियरेस्ट लीगल कमिटी सेंटर में आप जाके इन्फॉर्म करें आफ्टर द अरेस्ट ऑफ पर्सन. Yes, the statement is correct. So here the correct statement is both 1 and 2. 1 and 2 इसमें करेक्ट स्टेटमेंट होगा. याद रखना, डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर. दीज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल जो कि गवर्नमेंट को बोला गया है, जब भी आप कोई पॉलिसी बनाए, कोई लॉ इंप्लीमेंट करें, इन डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए करें. डीपीएसपी को 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, दैट इज कॉल्ड गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल एंड सोशलिस्ट प्रिंसिपल. ये वेलफेयर ओरिएंटेशन की बात कर रहा है और फ्री लीगल एड की बात कर रहा है, जो कि हमारे डीपीएसपी में बोला गया है. आर्टिकल 39A में इसकी जिक्र किया गया है. इवन इट्स अ ड्यूटी ऑफ पुलिस to inform the nearest legal aid committee, ठीक है, after the arrest of a person. Both statement is correct. दोनों statements में correct है. So come to next one, that provides universal declaration of human rights. तो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेम देखिए, एनडीए में भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन से क्वेश्चन आया था, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन से क्वेश्चन आया था. सीडीएस में जो क्वेश्चन आया है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है. तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है जो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात कर रहा है. तो इसमें स्टेटमेंट पढ़ना. स्टेटमेंट बोलता है, द डिक्लेरेशन प्रोवाइड दैट एवरीवन हैज राइट टू सीक एंड एंजॉय इन अदर कंट्री असाइलम. असाइलम मतलब पनाह मांग रहा है, फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल क्राइम. ठीक है, नेक्स्ट वन बात करता है, डिक्लेरेशन प्रोवाइड दैट एवरीवन हैज फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी डिप्राइवल ऑफ नेशनलिटी एक्सेप्ट फॉर फ्रीडम टू चेंज नेशनलिटी. देखिए, ये कुछ राइट्स की बात कर रहा है, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है. जैसे कि आपके इट टॉकिंग अबाउट व्हाट ह्यूमन राइट्स, इट टॉकिंग अबाउट व्हाट लिबर्टी, आपकी लिबर्टी की बात कर रहा है. इट टॉकिंग अबाउट व्हाट ह्यूमन राइट्स, इट टॉक्स अबाउट व्हाट लिबर्टी, इट टॉकिंग अबाउट व्हाट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इन सब की ये बातचीत हो रही है. इसमें यही बोल रहा है कि ये हर किसी को अधिकार देता है और किसी और कंट्री में असाइलम मांग सकता है. बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है. इवन इट इज ऑल्सो गिविंग फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी डिप्राइवल ऑफ नेशनलिटी, मतलब आप अननेसेसरी उसको निकाल नहीं सकते हो. तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, पॉजिटिव कैनोटेशन की बात कर रहा है.
तो इसमें यही पूछा जा रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 और नन? तो करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होते हैं, जो कि बात करता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन राइट्स के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज टॉकिंग अबाउट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्लीज रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली, आप खुद ही आंसर निकालोगे। इट इज टॉकिंग दैट इन इंडिया द स्पेशल मैरिज एक्ट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट इफ वन एंटर इनटू इंटर रिलीजियस मैरिजेस। बिल्कुल सही बात है, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ये आपको कुछ राइट प्रोवाइड करते हैं जब आप किसी से शादी करते हैं इंटर रिलीजियस मैरिज, मतलब वन रिलीजन से अदर रिलीजन मैरिज में शादी करते हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट लाया ही गया था कि कुछ राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए। सेकेंड बात करता है, राइट टू मैरी अ पर्सन of one's choice is an integral aspect of one of the fundamental rights of Article 21 of the Constitution of India। बिल्कुल सही बात है, that is it is giving you right to privacy भी Article 21 में आता है, and it is giving you the right to choose a person according to yourself। So right to marry a person of one choice is an integral part of fundamental right। Yes, it is very correct because Article 21 provides that right to life। right to life बोलता है Article 21, even right to privacy is also there in Article 21। किस केस में बोला गया था, right to privacy is our fundamental rights, that is पुट्टा स्वामी केस। और इसी साल क्वेश्चन भी आया है right to privacy पे, किस केस के अंदर बोला गया है, that is पुट्टा स्वामी केस। The definition came of right to privacy as a fundamental rights। तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है, right to marry a person of one choice in an integral aspect of fundamental right in Article 21 of Constitution, it is correct। Second, third statement बोलता है, the universal declaration of human rights also resonates the what marital rights of every adult consulting individual। ये भी सही बात है, तीनों के तीनों पॉजिटिव कैनोटेशन दे रहे हैं और आपको पॉजिटिव चीज बता रहे हैं। तो आंसर्स विल बी 2 3 1 and 3 1 2 3 और 1 ओनली। देखो पहला और दूसरा सही है, तो मुझे पता है भाई पहला दूसरा सही, तो ये स्टेटमेंट काट दो, ये स्टेटमेंट काट दो, तो आंसर आपका सी ही आता है, एलिमिनेशन टेक्निक। तो इसमें आप एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, जब आपको पता है पहले दूसरे सही हैं, तो मुझे पता है कि पहले में ए में ऑप्शन नहीं है और दूसरे में 2 में ऑप्शन नहीं है, तो 1 and 2 आई विल एलिमिनेट, और सी वाला डी वाला तो अपने आप एलिमिनेट हो रहा है। तो दिस यू कैन बी सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन। आप एलिमिनेशन टेक्निक भी लगा सकते हैं, और पूरा पेपर तो नहीं, आप मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन नहीं आते आप थोड़ा एलिमिनेशन टेक्निक से करेंगे तो इंडियन पॉलिटी में आपके आंसर सही हो जाएंगे। यू हैव टू लाइक गो विद द एलिमिनेशन टेक्निक ऑफ क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। आप जितने तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे आप आंसर पे आओगे। आप खुद क्वेश्चन पढ़ो, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ना और आपको अपने आप आंसर निकल के आएगा। Now next one, which of the following statement about International Court of Justice are correct? कौन सा बात बोल रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर रहा है। Which of the following statement is correct? So what they are asking, they are asking that the court consists the member where 2 member cannot be the national of same state। मतलब जो कोर्ट के मेंबर बनेंगे, जो 2 मेंबर बनेंगे वो एक ही स्टेट से नहीं आएंगे, मतलब सेम कंट्री से बिलोंग नहीं करेंगे। The General Assembly and the Security Council proceed independently of one another elect the member of the court। मतलब क्या बोल रहा है, जो जनरल असेंबली है और जो सिक्योरिटी असेंबली है वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, एक दूसरे के अधीन काम नहीं करेंगे, मतलब मिल के काम नहीं करेंगे। दे विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ द कोर्ट। बिल्कुल सही बात है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात बोल रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात जो हम कर रहे हैं। सो हियर द करेक्ट आंसर इज 1 and 2, बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि हमारा स्टेटमेंट सी है। नेक्स्ट बात करता है, विच अमंग द फॉलोइंग राइट इज नॉट अंडर द जुडिक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द ईयर 1993। मतलब क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सा इसके अंदर नहीं आता है, किसके अंदर नहीं आता, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर नहीं आता। देखो आप पूरे पेपर को एनालाइज करोगे तो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन, ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन, ये टॉपिक सीडीएस में भी पूछा है, ये क्वेश्चन एनडीए में भी कई बार पूछा है। तो इस साल का जो पैटर्न है आप एग्जामिनेशन को समझो, ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स, सो ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंदर बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कौन सा इसकी जुडिक्शन के अंदर नहीं आता है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, हम सबको पता है कि जुडिक्शन के अंदर ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंदर ही हमारा एनएचआरसी और एचएसआरसी बना है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट वन, ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी बना है, ह्यूमन राइट्स कोर्ट नहीं बना है। द करेक्ट आंसर विल बी लाइक ह्यूमन राइट्स कोर्ट। ह्यूमन राइट्स कोर्ट इज नॉट अंडर द जुडिक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993।
उसके अंदर हमको पता है कि भाई हमारा NHRC, HSRC, दैट इज कॉल्ड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड ह्यूमन राइट्स काउंसिल्स बने हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स नहीं बने हैं। देयर इज नो ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स दैट कवर अंडर द जुरिडिक्शंस ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, उसके अंदर नहीं आता ये। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इतना तो हमने जब पढ़ा है, हमने सारी चीज देखी है। जब भी आप देखते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहां से आया, तो वी टॉक्ड अबाउट ह्यूमन राइट एक्ट 1993। नाउ हियर द क्वेश्चंस केम। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, रिपीटेड पीवाईक्यू है, हर बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हार्ट एंड सोल किसको बोला गया है? और रिमेंबर दिस थिंग, इफ यू आर नोइंग विद बी आर अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ये क्या थे? ये वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ये वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी थे। और क्या थे? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या थे? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इवन ही वाज एसोसिएटेड विथ व्हाट? ही स्टार्टेड वन सत्याग्रह। ही स्टार्टेड वन सत्याग्रह आल्सो, दैट इज 1927। इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था, उसका नाम था महान सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह स्टार्ट किया था? महान सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1927 में। ये एनडीए सीडीएस का पीवाईक्यू है, महान सत्याग्रह। एंड ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बोला जा रहा है हार्ट एंड सोल किस कॉन्स्टिट्यूशन को बोला गया है? हार्ट एंड सोल बोला गया है आपके आर्टिकल 32 को, जो कि बात करता है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है। किसकी बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है। और बेसिकली क्या बात करता है? रिट्स की बात करता है। और कितने टाइप के रिट्स होते हैं हमारे पास? रिट्स होते हैं, वो होते हैं हेबियस कॉर्पस, मंडामस, प्रोहिबिशन, सैल्यूटरी एंड क्यू वारंटो। तो 5 टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर। अगर इसमें ये बोला जाता है, अगर आपका कोई भी वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, अ पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड पर्सन कैन गो टू हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं और हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, बी आर अम्बेडकर ने बोला है। अब देखो याद रखना, एग्जामिनेशन में क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको याद रखना आर्टिकल 15 क्या बात करता है? आर्टिकल 15 बात करता है आपका प्रोटेक्शन। ये क्या बात करता है? ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो मैं आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, आपको सारे ऑप्शन प्रिपेयर करने ले। अगली बार जो क्वेश्चन आएगा वो आर्टिकल 15 से आएगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि मतलब आपके किसी भी प्रकार का आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ रेस, इन टर्म्स ऑफ कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। सो इट प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये बात करता है। आर्टिकल 21 क्या बात करता है? आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ की। राइट टू लाइफ की बात करता है। आर्टिकल 23 किसकी बात करता है? ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। मतलब ये आर्टिकल 23 बात करता है। तो सारे आर्टिकल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन के बारे में कि किस तरीके से आपको सारी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो मैंने इस क्वेश्चन से कितनी सारी इंफॉर्मेशन ली। मैंने बी आर अम्बेडकर के बारे में जाना, गो एंड रीड अबाउट बी आर अम्बेडकर, व्हाट बुक्स ही हैज रिटन। ही हैज रिटन आर्टिक होम ऑफ आर्यंस, ये थ्योरी दी थी इन्होंने। सो ही वाज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द एसोसिएशन दैट्स कॉल्ड बहिष्कृत हितकर्मी सभा। ही वाज फाउंडेड दैट बहिष्कृत हितकर्मी सभा। He started Mahan Satyagraha. He was the father of Indian Constitution. He was the chairman of drafting committee. Then Article 15 talks about prohibition of discrimination. मतलब आपके किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा in terms of race, religion, sex, place of birth. Article 21 right to life. Article 23 that prohibition of trafficking in human being and forced labor. And heart and soul of Constitution is Article 32, that is constitutional remedies. In this we talked about what? We talked about writs. और 5 रिट्स होते हैं, हेबियस कॉर्पस, मंडामस, प्रोहिबिशन, सैल्यूटरी एंड क्यू वारंटो। Here we go with the next question. Please read. Who among the following filed the writ petition for the famous verdict of Supreme Court recognizing the right to privacy as fundamental rights? अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि ये राइट टू प्राइवेसी को भी फंडामेंटल राइट डिस्कस किया गया था। किस केस में बोला गया था? जस्टिस पी.एन. भगवती, जस्टिस रोहिंटन फाली नारीमन, जस्टिस के.टी. पुत्तास्वामी एंड जस्टिस अनिल आर दावे।
और वेरी गुड क्वेश्चन वाज देयर, यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज में भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, और सेम क्वेश्चन आप कह सकते हैं सीडीएस में भी पूछा, दैट इज जस्टिस पुत्तास्वामी केस। दे हैव गिवन और कंसीडर राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट इन आर्टिकल 21। और जस्टिस पीएन भगवती कौन है? ही वाज द फादर ऑफ पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये सारे जजेस किसी ना किसी टर्म के लिए जाने जाते हैं। ही वाज द फादर ऑफ PIL. What is PIL? That is called public interest litigation. Public interest when you search about all these justice Rotiman Fali Nariman, Justice Puttaswamy, Anil R Dave, each of the one is known for their own judgment. हर में से इनमें से कोई ना कोई अपने जजमेंट के लिए जाना गया है। जैसे पुत्तास्वामी द फेमस रिकग्नाइजेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी, जस्टिस पीएन भगवती PIL के लिए जाने गए हैं, दैट इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये क्वेश्चन CDS में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है प्रीएम्बल से क्वेश्चन आया, क्या बात करता है? दो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग वर इंसर्टेड इनटू प्रीएम्बल। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर प्रीएम्बल के अंदर क्या क्या चीजें इंसर्ट की गई थी? व्हाट ऑल थिंग्स वर इंसर्टेड? अगर आपको पता हो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या चीजें इंसर्ट की गई थी, 47th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 1976 के अंदर 3 थिंग्स वर इंसर्टेड इन आवर प्रीएम्बल, दैट इज सेक्युलर, सोशलिस्ट, इंट्रिगिटी। ये 3 चीजें जोड़ी गई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। और प्रीएम्बल हमारा किस पे बेस्ड है? प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके कौन आया था? इट वाज प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1946। इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। प्रपोज्ड बाय हूं? प्रपोज्ड बाय JL नेहरू। और JL नेहरू के लिए प्रपोज था ये प्रीएम्बल। प्रीएम्बल है क्या? प्रीएम्बल इज जस्ट अ समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये समरी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अब इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अब आप क्वेश्चन खुद देखिए। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन एंड बिलीफ वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन एंड बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप। क्या ये चीज बोली गई है? सेकेंड चीज बोली गई है द एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। बिल्कुल सही बात है। एक्सप्रेशन तो हमारे पास पहले भी था, एक्सप्रेशन तो अभी भी है, तो सब्स्टिट्यूट कैसे किया जाएगा? सब्स्टिट्यूट तो किया नहीं जाएगा। तो हियर द करेक्ट आंसर इज बी ओनली, दैट इज 2 ओनली। इसमें आंसर बिल्कुल 2 है। द एक्सप्रेशन यूनिटी ऑफ नेशन विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, दैट इज इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वाज एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड एक्सप्रेशन वर्ड तो पहले भी था, दैट इज वी आर हैविंग व्हाट, हमको लिबर्टी है। लिबर्टी किसकी है? लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ बिलीव है, लिबर्टी ऑफ वर्शिप है, लिबर्टी ऑफ फेथ है। दिस वाज देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो हियर द करेक्ट आंसर इज बी ओनली, दैट इज ऑप्शन 2। और प्रीएम्बल हमने बोरो कहां से किया है? फ्रॉम वेयर वी हैव बोरोड आवर प्रीएम्बल? वी हैव बोरोड द प्रीएम्बल फ्रॉम दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका पहला कंट्री है जिसने प्रीएम्बल को इंप्लीमेंट किया था। एंड वी हैव बोरोड द प्रीएम्बल फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज 103 सेट ए। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी का, जिसमें हम कवर करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ो, थोड़ा लेवल टफ दिया है इस क्वेश्चन में। एज पर द स्टेट लिस्ट इन 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में क्या बात करता है? 7th शेड्यूल में हमारी डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है। 7th शेड्यूल में हमारी क्या बात करता है? डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है, यूनियन लिस्ट की बात करता है, स्टेट लिस्ट की बात करता है और कंकरेंट लिस्ट की बात करता है। तो ये सारी चीजें बात करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट की बात करता है। तो ये 3 चीजों की बात करता है। तो ये क्या बात कर रहा है? एज पर द स्टेट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट हैज जुरिडिक्शन ओवर एग्रीकल्चरल लैंड इन कनेक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। मतलब ये बोल रहा है स्टेट लिस्ट है वो एग्रीकल्चर पे डील करता है, राज्य सरकार उसको डील करती है, इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स में डील करता है? That is taxes on agriculture income, duties in respect of succession of agricultural land, state duty in respect of agricultural land.
तो देखिए ये 3 टॉपिक बोल दिए गए थे कि क्या इन सब में स्टेट बात करता है 7 शेड्यूल में, द करेक्ट कोड यूजिंग आंसर। देखिए इसमें बहुत सारे फॉलोअप्स हैं, ये तीनों को तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है कि ये टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम पे बात करता है, स्टेट सब्जेक्ट है। ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, स्टेट सब्जेक्ट्स है। एंड द स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये भी एक स्टेट सब्जेक्ट है, 7 शेड्यूल में बात करता है। द करेक्ट आंसर इज बोथ 1, 2, 3, all the 3 statement will be correct, that is 1, 2 and 3. so you can say that जो इस बार का पॉलिटी का सेक्शन था, that is basically what आप कह सकते हैं कि it is moderate to difficult paper, क्योंकि इन्होंने कुछ ऑफ द बीट सेक्शन से क्वेश्चन पूछे हैं, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया है, डीपीएसपी से क्वेश्चन आया है, इवन शेड्यूल से क्वेश्चन आया है, डायरेक्टली तो नहीं आया, इनडायरेक्टली दे हैव आस्क्ड द 7 शेड्यूल। तो आप कह सकते हैं यूपीएससी के जो मेजर टॉपिक्स इस बार के रहे हैं, दैट्स फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, प्रीएम्बल, ठीक है, इन सब से क्वेश्चंस यूपीएससी ने मैक्सिमम पूछे हुए हैं, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्शन से भी पूछा गया है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने कवर किए जो भी 2024 में आए हुए हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल, आपको समझ में आया होगा। सारे आंसर्स भी हमने डिटेल में डिस्कस किए और आपको इन्फॉर्मेशन भी पुटअप किया कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मोर होनी चाहिए, किस तरीके से पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए, क्या अप्रोच आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आप 360 डिग्री का अप्रोच फॉलो करेंगे, यकीन मानिए एग्जामिनेशन 100% होगा। एंड प्लीज हैव फेथ ऑन यू, दिस एग्जामिनेशन रिक्वायर्स पेशेंस। I will end this class with one quote: patience is not an ability to wait, but an ability to keep a right attitude while waiting. So until and unless you are no longer to introduce yourself. Thank you and have a nice day. Jai Hind.